हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम वर्ल्ड जीके के बारे में अध्ययन कर रहे थे और वर्ल्ड जीके के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं, कैनाल हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने लिखे हुए कुछ नहरें दिख रही हैं, तो ये जो नहर है इन्हीं के अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। मैंने पिछले लगभग 10 से 12 इयर्स के अनुभव के आधार पर विभिन्न एग्जाम को देखते हुए इन नहरों को चूज किया है कि जो आज तक एसएससी के अंदर, एचएसएससी के अंदर, यूजीसी नेट के अंदर, एसटेट के अंदर कौन कौन सी नहरों के बारे में सर्वाधिक पूछा गया है, उसके हिसाब से ये एक सारणी तैयार की है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। सबसे पहली नहर लिखी हुई है स्वेज नहर। स्वेज नहर का जो आगमन है और निर्माण है वो 1869 में कंप्लीट हुआ। 1869 में ये नहर शुरू हो गई थी, जबकि इसका जो निर्माण कार्य है वो 1854 में स्टार्ट हुआ था। इसका निर्माण कार्य एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फर्दिनंद दे लेप्लस, उसने इसका निर्माण आरंभ किया था और ये नहर बनकर 1869 में तैयार हो गई थी, शुरू हो गई थी। इस नहर की खास बात क्या है? यह जो नहर है वो लाल सागर को और भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, असंख्य बार पूछा गया है नेट और एचटेट के अंदर कि स्वेज कैनाल किनको मिलाती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। और ये जो नहर है इसके विभिन्न फैक्ट भी हम देखेंगे। इसके ऊपर कुछ बंदरगाहें हैं। यहाँ पे जो बंदरगाह है पोर्ट स्वेज और यहाँ पे पोर्ट सईद है। और ये नहर बहुत कम चौड़ी है कई जगह पे से, इसलिए बीच के अंदर एक इसकी इंपोर्टेंट बंदरगाह है जिसे इस्माइलिया कहते हैं, इस्माइलिया बंदरगाह। तो ये बंदरगाह के ऊपर भी यूजीसी नेट में एक सवाल दिया गया था, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ के रूप में। और इसके फैक्ट के रूप में हम कहें, यह नहर 168 किलोमीटर लंबी है और 16.5 मीटर गहरी है, गहराई है इसकी, और 60 से लेकर 365 मीटर तक इसकी चौड़ाई है। जहां पे 60 की बात आती है वहां से जलयान जब जाते हैं एशिया से यूरोप की ओर, और जहां से ये कम गहरी है इसलिए यहाँ पे बंदरगाहें बनाई गई हैं ताकि वो साइड देश के जलयान दूसरे जलयान को, इसलिए ये जहां से 60 मीटर है वहां से एक जलयान एक समय में पास हो सकता है। 365 मीटर है, वहां पे दूसरे की गुजरने की संभावनाएं रहती है। इस नहर का फायदा क्या है? जैसे ये भारत है, भारत की बंदरगाहों में हम मुंबई कहें, मैंगलुरु कहें और मार्मा गोवा कहें और कांडला कहें, इन बंदरगाहों से चलते हुए पहले हमें अफ्रीका से होके जाना पड़ता था आसांतरिक मार्ग से। अब यहाँ से निकलकर स्वेज नहर से होते हुए सीधे यूरोप में जाते हैं और लगभग 10,000 किलोमीटर दूरी कम हुई है। ये 2012 के अंदर एस्टेट में पूछा गया था कि इस नहर के कारण जो भारत की बंदरगाहें हैं मुंबई और जो यूरोप की मेजर बंदरगाह हैं उनकी दूरी कम हुई है 10,000 किलोमीटर तक। स्वेज नहर आंसर आएगा। फिर इसके बाद आती है पनामा नहर। पनामा नहर 1914 में आरंभ हुई और ये आप कहें तो कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कैरेबियन और प्रशांत महासागर, आप इसे ये भी कह सकते हो, ये अर्ध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये लैटिन अमेरिका के देश पनामा से होके जाती है और पनामा देश के नाम पे ही इसका नहर का नाम पड़ा है। और 2000 तक, सन 2000 तक यूएसए के अधिकृत थी ये नहर। यूएसए इसके अधिकतम जो बड़े फैसले लेते थे। और अभी जो पनामा नहर 2000 के बाद में पनामा देश के अधिकार क्षेत्र में आती है। फिर हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर। यह दुनिया की सबसे लंबी नहर है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट है, 450 किलोमीटर ये लंबी है। अभी तक इतनी बड़ी नहर कोई भी नहीं है दुनिया की। ये जहां से व्यास और सतलुज नदी मिलती हैं, ये सतलुज हैं और ये व्यास हैं। व्यास और सतलुज जहां पे मिलते हैं वहां पे हरी के बराज नामक जगह है, हरी के बराज, वहां से ये निकलती है। वहां से होते हुए
सबसे पहले राजस्थान के श्री गंगानगर में एंट्री करके ये आखिर में थार तक जाती है, बाड़मेर और जैसलमेर तक जाती है। यहाँ पे इसके कारण कृषि संभव हुई है। और श्री गंगानगर के अंदर तो हरित क्रांति ने भी जन्म लिया है इंदिरा गांधी नहर के कारण। इसे राजस्थान नहर भी कहते हैं और इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहते हैं, क्योंकि मरु मतलब यहाँ पे डेजर्ट से है और डेजर्ट या क्षेत्रों के अंदर इसने सिंचाई की सुविधाएं दी हैं और कृषि को बढ़ावा दिया है। आगे है केपी नहर। केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से मिलाती है। ये एचएसएससी के अंदर एक बार सवाल दिया हुआ है पीछे 20 इयर्स के पेपर में देख रहा था। केपी नहर किन दो राज्यों को मिलाती है? आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से मिलाती है। केपी नहर के बाद में आता है कील नहर और न्यू वाटरवे। ये दोनों के दोनों जर्मनी में है नहरें, और कील नहर जर्मनी की लाइफलाइन भी कहा जाता है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। व्यापार के माध्यम से जर्मनी की ये सबसे महत्वपूर्ण नहर है। न्यू वाटरवे भी जर्मनी में है, जो उत्तरी सागर को रोटरडम से मिलाती है। रोटरडम यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस बंदरगाह है डेन्यूब नदी के ऊपर। फिर आता है इसके बाद में मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर इंग्लैंड की सबसे बड़ी नहर है, जो मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में ये नहर इंग्लैंड की, यूके की बड़ी नहर है। ये सू और ईरी नहर, ये दोनों की दोनों यूएसए में है। सू नहर सुपीरियर झील को सुपीरियर झील और हुरॉन झील को मिलाती है। इन दोनों के बीच में है, सुपीरियर झील और हुरॉन के बीच में। और ईरी जो नहर है वो ईरी झील और मिशिगन झील के बीच में है। तो ये विभिन्न प्रकार की नहरें हैं दुनिया की, जिनमें स्वेज, पनामा, इंदिरा गांधी और कील, ये चार नहर ऐसी हैं जो पेपरों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हैं। स्वेज नहर के बारे में बंदरगाहों से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है, किसको मिलाती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये भी सवाल दे दिया जाता है। पनामा आनंद महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाती है। दुनिया की सबसे बड़ी जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है। इसके अलावा केपी नहर दक्षिणी भारत की एक महत्वपूर्ण नहर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। तो ये विभिन्न नहरें हैं, किन किन को मिलाती हैं, कितनी लंबी हैं, इनके कौन सी जलीय जो भाग है उनके बीच में ये है, और कितने लंबे हैं, और इनका क्या रिलेवेंस है व्यापार के माध्यम से, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, और जलवायु और हम कहें कृषि के हिसाब से ये कितनी जरूरी है। तो ये वर्ल्ड के नहरों के बारे में था। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप घर पे स्वस्थ रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, और ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन में आप पढ़ाई करें, ताकि आप अपने ज्ञानवर्धन से आने वाले समय में दूसरों को प्रभावित कर सको और अपने पेपर भी क्वालिफाई कर सको। आप सभी का धन्यवाद।